देखिए बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके वैसे दो तरह के रेडिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। देखो अल्टीमेटली पहले आपको बेसिक थोड़ा बताए थे क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है। कि जैसे आपको कोई सॉल्ट दिया जाएगा, जैसे आपको सपोज अमोनियम क्लोराइड दे दिया गया, ठीक है। तो हर एक सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं। एक उसका कटायनिक पार्ट होता है, एक उसका एनायनिक पार्ट होता है ना। तो अगर जैसे लैब में आपको अमोनियम क्लोराइड दे दिया गया तो उसका एक कटायनिक पार्ट है, कटायनिक पार्ट हो जाएगा अमोनियम है, और एनायनिक पार्ट हो जाएगा आपका क्लोराइड आयन, ठीक है। और जो सॉल्ट का कटायनिक पार्ट होता है उसे हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। उनमें हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इस कैटायनिक पार्ट को हम लोग, सर अगर मीटिंग इस रूम चेक सॉल्ट कर को हम लोग लीजिएगा एक बार। वाटर में डिजोल्व कर दें, इस सॉल्ट को अगर हम लोग किस में डिजोल्व कर दें, वाटर में डिजोल्व कर दें, तो इसका कैटायनिक पार्ट वाटर के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये बेस का फॉर्मेशन कर देगा। बेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये बेसिक रेडिकल है, क्योंकि ये बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस जब होगी ना तो ये बेस का फॉर्मेशन करेगा। और क्लोराइड आयन की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये वाटर के H प्लस आयन से कंबाइन होकर एसिड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। इसलिए एनायनिक पार्ट को एसिडिक रेडिकल बोला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड यूज होंगे, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं? बोलते हैं द एनायनिक पार्ट ऑफ आयनिक सॉल्ट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। किसी सॉल्ट का जो एनायनिक पार्ट होता है उसे हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और बेसिक रेडिकल किसे बोलते हैं? तो किसी सॉल्ट का जो कैटायनिक पार्ट होता है उसे हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक आपको डिफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए। अब इसमें हमें पहले एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट पढ़ने हैं कि किसी सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये टेस्ट हम लोग को पहले पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि एसिडिक रेडिकल कितने टाइप के होते हैं, है ना। अच्छा, इसमें पूरा समझने वाला ही है ज्यादातर, तो अभी आप लोग समझ लीजिए इसको। और ये इसके इस पर स्क्रॉल कर नोट्स दीजिए को थोड़ा। मैं आपको वर्कशीट के फॉर्म में बना के भेज भी दूंगा, ठीक है। तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और उसी में जैसे आप लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा था ना ऐसे ही कर लीजिएगा। तो आपको नोट्स बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस समझते चले जाइए इसमें, ठीक है। देखिए एसिडिक रेडिकल जो होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब एसिडिक रेडिकल को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, है ना। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो रेडिकल लिए जाते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ कंफर्मेटरी टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये इसका एक तरह से आप मान सकते हो कि ग्रुप, इसको ग्रुप रीजन भी बोलते हैं। जैसे हर एक लॉक की एक की होती है, हर एक ताले की एक चाबी होती है, ठीक है। कि जब वो चाबी आप लगाएंगे उस लॉक में तभी वो ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि ग्रुप ए में जितने भी रेडिकल हैं उनकी की जो है वो डाइल्यूट एसिड है। कि जब अगर मान लो ग्रुप ए का कोई भी एनायन आपके सॉल्ट में प्रेजेंट है, तो जब आप उसमें डाइल्यूट एसिड की कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे, डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं या तो डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। तो जब आप इसकी कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे कोई ना कोई गैस ऐसी रिलीज होगी, स्पेसिफिक ऑर्डर की, स्पेसिफिक कलर की। या कोई गैस का कलर नहीं होगा तो कई बार उसकी स्मेल जो होगी, ऑर्डर जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा आयन हो सकता है। एक आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इसमें ये आयन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और ग्रुप बी के जो एनायन होते हैं उनका, उसका जो ग्रुप रीजेंट है वो है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ग्रुप बी का क्या है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट एसिड होते हैं। अब ये पता होना चाहिए
कि कौन से आयन ग्रुप ए के कैटेगरी में आते हैं, कौन से ग्रुप बी की कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रुप ए में याद करने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कांट श्योर सक्सेस। आप पहले ये याद करो, क्या याद करो, कांट श्योर सक्सेस। कांट श्योर सक्सेस क्या मतलब इसका, देखो अगर आपकी तैयारी बहुत डायलूटेड होगी, जैसे अभी बीच में डायलूट हो गई है, जैसा तुम लोग क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, आपकी अगर तैयारी बहुत डायलूट हो जाएगी तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है। कांट श्योर सक्सेस, ठीक है, बात समझ आ रही। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि डायलूट एसिड वाले ग्रुप में रेडिकल कौन से हैं, कांट श्योर सक्सेस, ठीक है। अब देखो, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कौन सा रेडिकल, कार्बोनेट, CO3 2-। ए फॉर एसीटेट, एसीटेट सभी लोग जानते ही हो क्या होता है फॉर्मूला, CS3COO-। एन फॉर नाइट्रेट आयन, NO2-। T for thiosulfate, H2O3 2-। श्योर सल्फाइड, H2-। सक्सेस सल्फाइड, SO3 2-। ठीक है, बोलो भाई। यस या याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जरा इसको मैं हटाता हूँ, फिर अपने मन में रिकॉल करो जरा। कांट श्योर सक्सेस में सी फॉर क्या था, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ए फॉर एसीटेट, एसिटेट एसीटेट। एन फॉर नाइट्राइट, नाइट्रेट नाइट्रेट, ठीक है। टी फॉर नाइट्राइट था शायद से, नाइट्राइट था सर। नाइट्राइट था, गुड। नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट था। हाँ। और टी फॉर थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। और बाकी दोनों कौन से, श्योर से सल्फाइड और सक्सेस से सल्फाइड, सल्फाइड ठीक है। तो ये जो आपके पांच कितने हैं, काउंटिंग करो तो 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो ये जो 6 एनायन हैं ये ग्रुप ए के मेंबर होते हैं, ठीक है। और उनका ग्रुप क्या होता है, ग्रुप प्रेजेंट डायलूट एसिड होता है। अब अगर ग्रुप बी में आ जाओ, तो ग्रुप बी में आपके जो रेडिकल हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये इसका गाना है, सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राजील फ्रांस से पकड़े, है ना। क्या है फंडा, सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राजील फ्रांस से पकड़े, ठीक है। आजकल सीबीआई का और कोई काम नहीं रह गया। सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राजील फ्रांस से पकड़े। अब देखो इसमें जो सी है, देखो सी फॉर कार्बोनेट तो आप बोल ही चुके हैं, तो अब दोबारा कार्बोनेट तो आप बोलेंगे नहीं। इसमें शुरुआत में 3 तो हैलाइड आयन हो जाएंगे, सी फॉर क्लोराइड, बी फॉर ब्रोमाइड, आई फॉर आयोडाइड, ठीक है। अब ने और 8 एक साथ लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखना कि कई बार कंफ्यूजन होती है कि नाइट्राइट किसमें और नाइट्रेट किसमें, ठीक है। तो इसमें ने के साथ 8 लगा हुआ है, 8 मतलब जब आप उसका पूरा स्पेलिंग लिखेंगे तो लास्ट में AT आता है ना, 8। तो 8 इसलिए लिखा हुआ है, 8 से आपको ध्यान रखना है कि ये नाइट्रेट है, 8 आएगा लास्ट में। तो ये है ना, कंसंट्रेट ग्रुप में नाइट्रेट आयन आता है। ऑक्स से ऑक्सलेट हो गया, ब्राजील से बोरेट हो गया, फ्रांस से फ्लोराइड हो गया, ठीक है। पकड़े से कुछ नहीं, तो बात समझ में आई, यस याद हुए कि नहीं हुए। सीबीआई से यस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। ने 8 से नाइट्रेट, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से है ना, ब्राजील फ्रांस है ना, हाँ। तो फ्लोराइड, और लास्ट में कौन सा था, ब्राजील से बोरेट, ठीक। तो बस ये आपको इतने याद होने चाहिए। अच्छा, 2 रेडिकल आपको अलग से याद रखने हैं, सल्फेट और फॉस्फेट। ऐसे एनायन होते हैं, फॉस्फेट का फॉर्मूला सही कर लेना, PO4 3- होता है भाई, फॉस्फेट। तो सल्फेट और फॉस्फेट बोलते हैं, ना तो ये ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं, ना तो ये ग्रुप बी को बिलोंग करते हैं, है ना। ये एग्जैक्टली ग्रुप ए ग्रुप बी में किसी को बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब ये डायलूट एसिड या कंसंट्रेट एसिड के साथ कोई कंफर्मेटिव टाइप की रिएक्शन नहीं देते हैं,
ठीक है, ये प्रेसिपिटेट देने लगते हैं, तो इनको हम लोग अलग रखते हैं, ना तो ग्रुप ए में इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ना ग्रुप बी में। ठीक है, बोलो भाई, तो इतनी बात अगर आई समझ में? हाँ बताओ। तो मतलब अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों नहीं दे पा रहे तो या तो सल्फेट या फॉस्फेट है। हाँ, ये इस तरह से उसको फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जैसे आपने सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट एसिड डाला, पता चला कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, कोई गैस नहीं निकली या कोई स्पेसिफिक कलर का कोई कंपाउंड नहीं बना, तो समझ जाएंगे कि ग्रुप ए का कोई भी एनायन उसमें नहीं है। फिर उसका फ्रेश सैंपल लेंगे किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। अगर उसमें कंसंट्रेट एसिड वाला कोई भी ग्रुप कोई भी रेडिकल होगा तो कुछ ना कुछ हलचल होगी, या तो कोई गैस बनेगी या तो कोई पीपीटी वीटी मिलना शुरू होगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर सल्फेट फॉस्फेट होगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे अच्छा इसका मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही एब्सेंट है ना। और फिर हम लोग सल्फेट और फॉस्फेट यही दो बचेंगे, फिर इनके इनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, फिर वो हम लोग टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, Yes, तो sir. वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी सारे टेस्ट, सभी आयन के अपने अपने टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर हम लोग लैब में टेस्ट को क्लासिफाई करें तो टेस्ट भी दो तरह के होते हैं। कुछ टेस्ट प्राइमरी टेस्ट होते हैं या इनको प्रिलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं इसमें हम लोग उस कंपाउंड के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर एक रफ आइडिया लगा लेते हैं, है ना। केवल फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे फिजिकल अपीयरेंस में कलर देख के आइडिया कई बार लग जाता है, कई बार स्मेल से आइडिया लग जाता है ना। लेकिन ये श्योर नहीं होते हैं कि इससे श्योरिटी नहीं होती है, कंफर्मेशन 100% नहीं होता है कि यही होगा, बस एक रफ आइडिया यहाँ पे लगता है प्राइमरी टेस्ट में। जैसे कुछ एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर किसी सॉल्ट में अमोनिकल टाइप की स्मेल आ रही है, जैसे आपको कोई सॉल्ट दिया गया तो उसको आपने हल्का सा स्मेल किया और उसमें अमोनिया जैसी स्मेल आ रही, अमोनिकल स्मेल का मतलब है अमोनिया जैसी स्मेल, तो उससे एक ये आइडिया लगता है कि उसमें अमोनियम आयन में भी प्रेजेंट, मतलब उसमें अमोनियम आयन हो सकता है ना। लेकिन मतलब 100% श्योर नहीं कह सकते कि हो ही गई, लेकिन मैक्सिमम केस में वो सही भी निकलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अगर अमोनिकल टाइप की स्मेल आ रही है सॉल्ट से। ठीक है, अगर विनेगर लाइक स्मेल आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जैसे सॉल्ट के क्रिस्टल्स आपको दिए जाएंगे लैब में हमेशा, तो अपना उन क्रिस्टल्स को अपने हाथ में ऐसे हथेली में रख के उसको थोड़ा सा रब करना है और फिर आप उसको स्मेल करना है ना, तब आपको उसकी स्मेल अच्छे से क्लियर होगी, है ना। बोलो भाई। Yes. जैसे बयान क्या ऐसे बता? जैसे आपने किसी को तंबाकू खाते हुए देखा है, वो ऐसे हाथ में पहले रगड़ता है फिर उसे खाता है? यस नहीं, सर। मतलब ये एक तरीका होता है कि सॉल्ट हाथ में लिया हथेली में, उसको अपने अंगूठे से थोड़ा रब किया, तो फिर आप उसको स्मेल करेंगे तो उसकी स्मेल आपको, अगर इनमें से कोई स्मेल होगी तो आ जाएगी वो, है ना। जैसे विनेगर लाइक स्मेल आने लगी कभी, विनेगर लाइक स्मेल अगर आ रही तो उससे ये आइडिया लगाया जाता है कि उस सॉल्ट में एसीटेट आयन में भी प्रेजेंट, एसीटेट आयन उसमें हो सकता है ना। विनेगर समझ रहे हो, चाउमीन में यही मिलाया जाता है विनेगर। ठीक है, और तीसरा रॉटेन एग स्मेल, रॉटेन एग स्मेल टाइप आने लगे तो सल्फाइड आयन होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि रॉटेन एग स्मेल गैसों में किसकी होती है, H2S की होती है। और रॉटेन फिश स्मेल है तो फॉस्फाइड आयन हो सकता है उसमें, क्योंकि रॉटेन फिश स्मेल फॉस्फीन की होती है। तो ये प्राइमरी टेस्ट होते हैं, इसमें सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये ड्राई टेस्ट एक तरह से होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पता ही लग जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई आयन होगा तब तो पता लग सकता है, आइडिया लग जाएगा। अगर आइडिया लग गया कि अमोनियम आयन है तो फिर हम लोग अमोनियम आयन का ही कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है तो प्राइमरी टेस्ट से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा,
कई बार क्या होता है कि ड्राई हीटिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, प्राइमरी टेस्ट में ड्राई हीटिंग टेस्ट भी आता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई सॉल्ट लिया आपने और एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सॉल्ट को आपने डाला और उसको हीट किया आपने। हीट करने पे कोई गैस लिबरेट हुई, ठीक है, और गैस का कलर या ऑर्डर देख के भी हमें कई बार आइडिया लग जाता है ना। उसके लिए आपको कुछ गैसों के कलर याद होने चाहिए। ये इसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है। कुछ आपको पता भी होगा क्योंकि पी ब्लॉक तो आप लोग पढ़ ही भी चुके हो, ठीक है। जैसे फ्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो येलो कलर की गैस होती है। फ्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? येलो गैस, है ना। अगर क्लोरीन गैस कभी रिलीज होगी तो उसका कलर आपको ग्रीनिश येलो दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला टेस्ट आप लोगों ने शायद किया भी हो, क्योंकि क्लोराइड आयन का टेस्ट तो स्कूल 12th क्लास में ही करा दिया जाता है, ठीक है। और जब क्लोरीन गैस निकलती है टेस्ट ट्यूब से, तो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है वो थोड़ी सी ग्रीनिश येलो हो जाती है। बड़ा अच्छी लगती है, मतलब जैसे लगता है किसी ने अंदर उसमें पेंट कर दिया है, मतलब ग्रीनिश येलो हो जाती है। पूरी तरह से वो येलो नहीं होता, उसमें ग्रीन कलर भी मिक्स दिखता है। क्लोरीन गैस जब टेस्ट ट्यूब से निकलती है तो टेस्ट ट्यूब की वॉल पे ग्रीनिश येलो कलर आपको दिखाई देगा, वो अपना कलर छोड़ जाती है थोड़ा सा, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन की जो वेपर्स होती हैं वो रेडिश ब्राउन होती हैं। ब्रोमीन की वेपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। आयोडीन, आयोडीन की वेपर्स का कलर वायलेट होता है। आयोडीन की वेपर का कलर क्या होता है? वायलेट। अभी आपसे मैं पूछूंगा ये सारे कलर, अभी आप मैं बताता जा रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? रेडिश ब्राउन। नाइट्रोजन NO2 का कलर और ब्रोमीन का कलर सेम ही होता है। ब्रोमीन भी रेडिश ब्राउन होता है और NO2 भी रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। Yes. NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का अपना कोई कलर नहीं होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का अपना कोई कलर नहीं होता है। लेकिन ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, ये जैसे ही निकलना शुरू होती है, तो जैसे टेस्ट ट्यूब में मान लो कि आपने किसी सॉल्ट वॉल्ट को हीट किया, उससे NO निकलने लगी, है ना। और जैसे ही NO निकलेगी तो उसका शुरुआत में कोई कलर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगी तो O2 से स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाती है। NO गैस बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर में O2 से रिएक्ट करके NO2 बनाने लगती है। और जैसे ही NO2 बनने लगेगी तो आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा एयर में। तो NO गैस की पहचान ये होती है कि मतलब कि इनिशियली वो कलरलेस होगी, लेकिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी, O2 के कांटेक्ट में, तो ब्राउन कलर अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो कि कोई गैस है ना, लेकिन आफ्टर सम टाइम आफ्टर इट इट अपीयर्स विद ब्राउन कलर्स, तो आप समझ जाएगा वो हिंट NO की तरफ है, ठीक है। SO2, SO2 का कलर कोई नहीं होता है, अपना कोई कलर नहीं होता है। SO2 कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसका ऑर्डर बहुत स्पेसिफिक होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर बोला जाता है, या कई बार बर्निंग सल्फर ऑर्डर बोला जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन किसी में बोला जाए कि ये कोई सॉल्ट है, उसको हीट कर रहे हैं, उससे बर्निंग सल्फर स्मेलिंग गैस बन रही है, तो समझ जाइएगा वो हिंट SO2 की तरफ है। वो गैस SO2 हो सकती है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसका ऑर्डर स्पेसिफिक होता है, ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। अमोनिया का ऑर्डर बड़ा स्पेसिफिक है, कैसी गैस होती है? पंजेंट स्मेलिंग गैस। सो हाँ बताओ। सफोकेटिंग हो रहा है मतलब कैसी गैस है? सफोकेटिंग मतलब क्या हुआ इसमें? दम घोटने वाली गैस होती है, मतलब आपको सांस लेते ही नहीं बनेगा, आपको लगेगा कि लैब से बाहर भागो बिल्कुल, है ना। ओके दम घुटने लगेगा आपका। सफोकेटिंग मतलब दम घुटने वाली गैस, ठीक है। ओके सर। है ना। बाकी बर्निंग सल्फर ऑर्डर को मैं कैसे आपको समझाऊं। कभी आपने प्लास्टिक को हीट किया है, प्लास्टिक को? यस सर। यस सर।
कोई हार्ड प्लास्टिक हो उसको आपने जलाया है? हार्ड प्लास्टिक को जब आप जलाते हैं तो उसमें सल्फर होता है, ये पॉलीमर चैप्टर में आप पढ़ोगे, है ना? तो सल्फर जब बर्न होता है तो उसमें प्लास्टिक को गर्म करने पे जैसी स्मेल आती ना, वो ऑर्डर जो होता है बर्निंग सल्फर ऑर्डर होता है। ठीक है। फायरवर्क्स जैसा। हाँ, और इसमें फॉस्फीन का कलर तो नहीं होता है, कलरलेस होती है, लेकिन रॉटन फिश स्मेलिंग गैस होती है। फॉस्फीन आप लोगों ने पढ़ा भी है नाइट्रोजन फैमिली में। H2S कलरलेस गैस होती है, लेकिन रॉटन एक स्मेलिंग गैस होती है। ओजोन जो होती है, ओजोन का कलर तो नहीं होता है, सॉरी, ओजोन का स्मेल तो स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन ये ब्लू कलर की गैस होती है, ब्लूइश गैस। और इसके लिए एक ये भी बोला जाता है कि ओजोन गैस जब बुनसर फ्लेम में, फ्लेम के कांटेक्ट में आती है, तो फ्लेम का कलर भी ब्लू हो जाता है। मतलब ये खुद भी ब्लू होती है, और जब ये फ्लेम के कांटेक्ट में आती है, बुनसर फ्लेम के कांटेक्ट में, तो फिर फ्लेम का कलर भी कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है। और CrO2Cl2 उसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। क्रोमिल क्लोराइड की जो वेपर होती हैं वो डीप रेड ऑरेंज वेपर्स होती हैं, है ना? ये क्लोराइड आयन के टेस्ट में बनती हैं। क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है। और बाकी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी नोबल गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें ना तो इनमें कोई कलर होता है, ना तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है ना? जैसे ऑक्सीजन के बारे में पता ही आपको, ना तो कोई कलर है ना ऑर्डर है। ऐसे ही नाइट्रोजन है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो बोलो, समझ में आया कुछ? यस सर। Yes, sir. चलो, अच्छा, ध्यान से सुनते हो। बताओ, अच्छा प्रज्वल बताओ, ब्रोमीन वेपर्स का क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन होता है। अच्छा, ठीक है, गुड। और कौन बताएगा भाई? क्षितिज तुम बताओ, चलो। क्रोमिल क्लोराइड की वेपर्स का क्या कलर होता है? डीप रेड। हाँ, डीप रेड या रेड ऑरेंज भी कई बार मिला लिखेगा, है ना? लिखा हुआ मिलेगा। अचित बेटा बताओ कि क्लोरीन गैस का क्या कलर होता है? Shallow. Green हैं? shallow. ग्रीनी सैलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, श्रियांश वाजपेयी बताओ, चलो। आ, ओजोन गैस का क्या कलर होता है? सर ब्लू। सर ब्लूइश। ब्लू होता है। ठीक है, मतलब बहुत बंसन बढ़िया। बर्नर, फंक्शन बर्नर में जब ये जलती है तो फ्लेम का कलर भी ब्लू हो जाता है। बुनसन ब्लर्नर के कांटेक्ट में फ्लेम का कलर भी ब्लू हो जाता है। ठीक है, सही, करेक्ट। क्रिस मेहता बताओ, आयोडीन वेपर का क्या कलर होता है? तो वायलेट वेपर्स होती है। वायलेट वेपर्स। ठीक है, गुड। वंशिका बताओ बेटा, H2S का क्या कलर होता है? H2S गैस का। सर कलरलेस होती है, लेकिन रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। H2S का कलर नहीं होता है, लेकिन और रॉटन एक स्मेलिंग गैस होती है। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन में केवल इन छोटी इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, गुड। सभी बच्चे सुन रहे हो ध्यान से, अच्छी बात है। अब देखो, फ्लेम टेस्ट समझ लेते हैं। फ्लेम टेस्ट भी एक प्राइमरी टेस्ट ही होता है। फ्लेम टेस्ट जो होता है वो भी एक प्राइमरी टेस्ट की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या करते हैं, किसी सॉल्ट को हम लोग, ये आप जो देख रहे हैं, ये बुनसन बर्नर, मतलब बुनसन फ्लेम को दिखाया गया है। बुनसन फ्लेम जो होती है उसमें दो फ्लेम होती है। देखो, एक ये बड़ी वाली फ्लेम देख रहे हैं आप लोग, है ना? और एक अंदर ये छोटी वाली फ्लेम दिख रही होगी, है? Yes. दो फ्लेम है इसमें, है ना?
जो बाहर वाली फ्लेम होती है, ये जो आउटर वाली फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसको बोलते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाली फ्लेम जो होती है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होती है ना, क्योंकि चारों तरफ इसके क्या होगी, ये ऑक्सीजन होगी, है ना। और लेकिन जो अंदर वाली एक फ्लेम, छोटी फ्लेम देख रहे हैं ना, ये रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी एक तरह से फ्लेम के इस पार्ट में। तो इसे हम लोग, छोटी वाली जो फ्लेम है ना बेटा, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। और इस फ्लेम में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो अगर इस पूरी फ्लेम की हाइट h मानी जाए, इस पूरी फ्लेम की हाइट क्या मानी जाए, h, तो ऊपर से 2h/3 और नीचे से h/3 पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है 1560, नियरली 1500 याद कर सकते हो, ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है ना। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है मेंस के पेपर में कि ऐसी फ्लेम बना रखी थी उन्होंने, है ना, क्वेश्चन में ऐसे ही। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लिए थे, कोई ये पॉइंट पी ले लिया था, क्यू आर एस पूछा था कहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो छोटी वाली फ्लेम है ना, जस्ट उसके ऊपर टॉप पॉइंट के आसपास ये टेम्परेचर, इस पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर होता है यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर वाले पार्ट में, यहाँ मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये 300 के आसपास होता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब इसमें करते क्या है, देखो फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे कोई आपको सॉल्ट दिया गया है और उस सॉल्ट का जो कटायन है वो कोई अगर एल्कली मेटल है या एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव शो कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस सॉल्ट को यहाँ पे ले जाके मतलब जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग जोन पे ही उसको जाके हीट करते हैं। और हीट करने पे वो जो फ्लेम है, जो बाहर वाली फ्लेम है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देख रहे हैं जो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर से बर्न होने लगती है। मतलब जो बाहर वाली फ्लेम है ना, वो अपना रंग बदल देती है, उसका कलर चेंज होता हुआ नजर आता है। और उसके कलर को देख के हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि उस सॉल्ट का कटायन कौन सा एल्कली मेटल है या कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। अब जैसे आपके सॉल्ट में लिथियम है, तो लिथियम को अगर आपने हीट करेंगे ब्रोंज़ फ्लेम में, तो लिथियम का जो फ्लेम टेस्ट आता है वो क्रिम्सन रेड आता है। मतलब लिथियम के सॉल्ट को जब यहाँ पे जाके ले जाके हीट करेंगे, तो ये बाहर वाली फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड हो जाएगा, है ना। क्रिम्सन रेड मतलब कैसा होता है रेड, ब्राउनिश रेड थोड़ा सा। ब्राउनिश रेड होता है। चलो अच्छा, ये जो जैसा भी होता हो आप लोग ज्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर क्रिम्सन रेड बोला गया है तो समझ जाएगा कि वो एक तरह से लिथियम का फ्लेम टेस्ट होता है, और लिथियम उस सॉल्ट का कटायन लिथियम हो सकता है। अगर सोडियम है सॉल्ट का कटायन, तो फ्लेम टेस्ट में जो बाहर वाली फ्लेम है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उसका कलर हो जाएगा गोल्डन येलो, ठीक है ना। पोटेशियम अगर है तो वायलेट हो जाएगा, रुबिडियम है तो रेडिश वायलेट होता है, और सीजियम है तो ब्लू वायलेट, या कुछ बुक्स में ब्लू भी दिया गया है ना, ब्लूइश वायलेट लिखा जाए। और वैसे भी देखो, आप लोग इस बात को भी समझे कि ब्लूइश वायलेट, अगर वायलेट में थोड़ा हल्कापन ब्लू भी होगा तो दिखेगा वो ब्लू ही, है ना, क्योंकि दोनों डार्क कलर है। वायलेट ब्लू मिक्स करोगे तो ब्लू ही दिखता है। तो ब्लूइश वायलेट लिखाओ या ब्लू लिखाओ, एक ही बात है वो, ठीक है। एल्कली मेटल सारे फ्लेम टेस्ट शो करते हैं, लेकिन दो एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे हैं जो फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव शो नहीं करते हैं। ये दोनों मुन्ना भाई याद रखना, बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, ये फ्लेम टेस्ट नहीं शो करते हैं, है ना। क्या रीजन होता है, कोई बता सकता है, यस बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों सर, नहीं शो करते फ्लेम इनमें टेस्ट। सर मतलब जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब वो डे एक्साइट होता है तो जो जो भी वेवलेंथ एमिट होती है वो विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में नहीं होती है, इस वजह से हमें उसका वो नहीं दिखती है, बाकी सबकी होती है, इस वजह से हमें दिख जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर बेरिलियम, जो हाँ बताओ।
क्षितिज क्या कर रहा था? आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह वही होती है। हाँ हाँ, वही दोनों का मतलब आयनाइजेशन कि आयनेशन एनर्जी से भी रिलेट करके हम लोग बोल सकते हैं। उसमें टू द पॉइंट बस इतना ध्यान रखिए कि बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों स्मॉलर साइज के एटम है, तो उनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली हेल्ड होता है, और उनके एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होके जब डी एक्साइट होते हैं, फ्लेम की एनर्जी से एक्साइट होके जब डी एक्साइट होते हैं, तो वो जो वो वेवलेंथ इमिट करते हैं वो विजिबल रीजन में नहीं लाई करती है। ठीक है, इस वजह से उनका कलर हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए। बाकी जितने भी ये फ्लेम टेस्ट शो कर रहे हैं ना, ये जैसे ही आप उनको हीट करेंगे बुनसर फ्लेम में, तो वो उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आयनाइज होने लगते हैं। वो जैसे उनका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन सोडियम में 3s ऑर्बिटल में है, तो 3s ऑर्बिटल से जंप करके वो नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल में जंप करने लगते हैं, और जंप करके फिर वापस भी आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की कलर की लाइट को इमिट करते हैं, और वो विजिबल रीजन में लाई करता है, वही कलर हमें दिखाई देता है। लेकिन इनमें क्या है कि वो बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड है इलेक्ट्रॉन, तो एक्साइटेशन तो होते हैं, लेकिन उनका जो डी एक्साइटेशन होने के बाद जो वो लैम्डा इमिट करते हैं वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करता है, इसलिए है ना वो कलर हमें नहीं लगता है कि वो कोई कलर ही नहीं शो कर रहा है। तो बस यही आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी देखो, बाकी 3 अल्कलाइन मेटल देते हैं कलर। कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, है ना, ये आपका फ्लेम टेस्ट में। स्ट्रोंसियम का क्रिम्सन रेड है। क्रिम्सन रेड दोनों ही शो कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखो तो क्रिम्सन रेड इसका भी है, लिथियम का, और इसका भी, स्ट्रोंसियम का भी। और बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है। ठीक है, अच्छा, एक डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा है जो फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव शो कर देता है, बाकी तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं शो करते हैं। एक डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान रखना, ये फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव शो कर देता है, वो है कॉपर। कॉपर फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव शो कर देता है, और कॉपर का कलर आता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, तो डी ब्लॉक में केवल एक ही मेटल ऐसा है जो फ्लेम टेस्ट पॉजिटिव शो करता है। ठीक, क्लियर होगी बात? अब इसमें बोरेक्स बी टेस्ट भी एक आपका टेस्ट होता है, ये भी आपका प्राइमरी टेस्ट में ही आता है। बोरेक्स बी टेस्ट क्या होता है? तो बोरेक्स बीड टेस्ट कैरीड आउट फॉर द डिटेक्टिंग द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। ट्रांजिशन मेटल है मतलब वही डी ब्लॉक के जो आयन है, डी ब्लॉक के आयन फ्लेम टेस्ट तो शो नहीं करते हैं पॉजिटिव, तो इनके लिए फिर ये कराया जाता है बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, तो बोरेक्स बीट जो होता है, ये ट्रांजिशन मेटल आयन जो होते हैं, कलर्ड ट्रांजिशन मेटल आयन, उनके कलर को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। इसमें हम लोग बोरेक्स लेते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बोरेक्स का। इसको हम लोग हीट करते हैं हम लोग, तो हीट करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर 100 के ऊपर पहुंचता है तो इनके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो हट जाते हैं, मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो एनाइड्रस हो जाते हैं, वो एनाइड्रस कंडीशन पे आ जाते हैं। फिर इनको हम लोग जब और हीट करते हैं, टेम्परेचर ऐसे 740 ले लेते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब 740 के आसपास हो जाता है, तो ये एनाइड्रस बोरेक्स जो होता है ये फर्दर फिर डिकम्पोज हो जाता है, ये बोरिक एनाड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट में जाता है। ठीक है, और ये जो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, बोरिक एनाड्राइड सोडियम मेटाबोरेट का, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर की ग्लासी बीड बनती है इसमें। अब आपको जैसे किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर डिटेक्ट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, बीड के ऊपर वो सॉल्ट ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं बीड के ऊपर, और जो उस आयन का कलर होता है वो कलर वो बीड के ऊपर छोड़ देता है, मतलब अपना कलर वो बीड के ऊपर शो करता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि जैसे आपने कॉपर का कोई सॉल्ट ले लिया,
जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया। अच्छा, हम लोग सभी लोग जानते भी हैं कि क्यूप्रिक आयन क्या होते हैं। क्यूप्रिक आयन का कलर ब्लू होता है ना। लेकिन अगर आप क्यूप्रिक आयन के लिए कराएंगे बोरस बीट टेस्ट, तो क्या होगा कि जैसे ही आप कॉपर सल्फेट को बीट के ऊपर डालेंगे, तो ये क्यूप्रिक आयन जो है क्योंकि काफी हॉट बीड होती है, जैसे ही क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बनती है, तुरंत बोलते हैं कि उसके ऊपर डालना चाहिए। ये नहीं कि ठंडी हो गई बीड, अब ठंडी बीड के ऊपर तुम डालोगे तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है। तो जब उसको हीटिंग हॉट होगी, हॉट बीड के ऊपर आप डालेंगे सॉल्ट, तो जैसे आपने कॉपर सल्फेट को डाला, तो वो कॉपर ऑक्साइड पहले बनाएगा हाई टेम्परेचर पे, और कॉपर ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्ट कर लेगा। इसमें जो रिएक्टिव स्पेसीज होती है ना, ये B2O3 होती है, बोरिक एनाटाइड। और B2O3 के साथ वो रिएक्ट करके बनाते हैं मेटाबोरेट आयन बनाते हैं। मेटाबोरेट आयन इसको बोलते हैं BO2 माइनस, BOT2 माइनस मेटाबोरेट आयन बनते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो, कॉपर अपना मेटाबोरेट बना लेगा, मेटल जो भी होगा ना मेटाबोरेट बनाएगा। तो कॉपर मेटाबोरेट बनता है CuBO2 होल ट्वाइस, और इसकी ब्लू कलर की बीट बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसी को कॉपर मेटाबोरेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा समझ में आना चाहिए सभी को कि ये जो टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बोरेक्स बीट टेस्ट, ये कौन से सॉल्ट शो करते हैं, कौन से आयन शो करते हैं? ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल आयन, है ना। हाँ, ट्रांजिशन मेटल आयन शो करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल आयन कलर्ड होते हैं, और उनके कलर बीड के ऊपर जो बनता है, उसको हम लोग उस आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा आयन होना चाहिए। ये एक लिस्ट है, इसको याद कर लीजिए कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन का बीड किस कलर की बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो वो आपको कलर से ही पहचानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोल दिया कि कोई सॉल्ट है ट्रांजिशन मेटल आयन, वो बोरेक्स बीड टेस्ट उसका सा कराया गया, तो वो ग्रीन कलर की बीड बना रहा है। तो ग्रीन कलर बेटा दो ही मेटल में आता है, एक तो फेरस आयन में, एक क्रोमिक आयन में। तो हम लोग फिर यही आइडिया लगाएंगे कि या तो सॉल्ट का कटायन फेरस आयन होगा या क्रोमिक आयन होगा। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसको ऐसे याद कर लो, ये याद कर लो, कुके कुफे को करनी, ऐसे कुफे को कर मनी, ऐसे याद कर लो। एक मैं लिख रहा हूँ, कुफे को कर मनी, ये याद करो पहले आप। कूफे को कर मनी, कूफे को कर मनी, दो चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। कूफे को कर मनी, कूफे को कर मनी। ठीक है। और इसका जो कलर है वो है BGBGRB, BGBGRB, कूफे को कर मनी BGBGRB, है ना। कूफे को कर मनी BGBGRB, कूफे को कर मनी BGBGRB। क्या मतलब है, देखो, कुफे से कू से हो जाएगा B फॉर ब्लू। ठीक है, B फॉर ब्लू, B फॉर पहले B फॉर ब्लू। ठीक है, तो क्यूप्रिक आयन का कलर क्या हो गया, ब्लू। फिर कुफे, फे से फेरस आयन, फेरस आयन का बीड का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, है ना। G फॉर क्या हो जाएगा, ग्रीन। कुफे को कर मनी BGBG ब्राउन। फिर को मतलब कोबाल्ट, तो फिर ब्लू हो गया, फिर से क्या हो गया, ब्लू। फिर कर से मतलब क्रोमियम हो गया, तो कलर क्या हो गया, ग्रीन। फिर मनी से Mn मतलब रेडिश ब्राउन, R फॉर रेडिश ब्राउन है। ठीक है, और निकिल का ओनली ब्राउन। तो इससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो कि आप भूलो तो याद कर सको, क्योंकि एक बार में ये कलर याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए। कुफे कोकर मनी BGBGRB। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। सर तो ये आपको मैंने अभी जो बताया, ये प्राइमरी टेस्ट थे। ठीक है, अब देखो प्राइमरी टेस्ट से बस एक रफ आइडिया लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर आयन होना चाहिए, लेकिन इससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। कंफर्मेशन जो मिलता है वो सेकेंडरी टेस्ट से मिलता है। ठीक है, सेकेंडरी टेस्ट जो होते हैं वो वेट टेस्ट होते हैं। सेकेंडरी टेस्ट क्या होते हैं,
वो वेट टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्रुप ए के रेडिकल के टेस्ट पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप ए में जो रेडिकल है उनके टेस्ट पहले पढ़ेंगे। वेट टेस्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है, मतलब जो सॉल्ट है ना उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना होता है, थोड़ा सा तो 2-3-4 ml पानी मिलाना पड़ता है, तो वो सॉल्ट वेट कंडीशन में आ जाता है, एक्वस कंडीशन में आता है। फिर वो कोई टेस्ट, फिर उसमें हम लोग ग्रुप रीजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन, सबसे पहला टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप ए में आपको बताया था कांट से और सक्सेस में पहला आयन कौन सा होता है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन का क्या टेस्ट होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, CO3 2-। ठीक है, अब देखो अगर कोई मेटल का सॉल्ट है, आपको लैब में मेटल का सॉल्ट दिया जाए, उसका एनायन अगर कार्बोनेट आयन है, तो हम लोग पहले तो उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंदे टपकाएंगे वाटर की, और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है ना। जो भी सॉल्ट, सूखा सूखा सॉल्ट आपको दिया जाएगा उसको गीला गीला कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। ठीक है, फिर उसमें आप क्या ऐड कर देना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या ऐड कर देना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अगर बेटा कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है उस सॉल्ट में, उस सॉल्ट का एनायन अगर कार्बोनेट आयन है, और जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, तो ये तो ग्रुप रीजेंट है ग्रुप ए का, तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगेगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खास बात होती है कि जब भी ये गैस पानी के अंदर बनती है, तो बहुत छोटे 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 बबल्स बनते हैं वहां पर। ठीक है, उन बबल के साथ वो गैस बाहर आती है। ठीक है, उन बबल्स को बोलते हैं ब्रिक्स इफरवेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता है, आपको कलर नहीं दिखाई देगा, ऑर्डर भी नहीं होता है, लेकिन ये गैस जब इवॉल्व होती है तो ब्रिक इफरवेरेंस, छोटे छोटे बबल्स के साथ ये बाहर निकलती है। जैसे पानी में इनोसॉल डालो तो कई सारे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं ना, यस सर। यस है ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको लगेगा कि आपकी टेस्ट ट्यूब से बहुत छोटे छोटे बबल्स ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, कई बार वो टेस्ट ट्यूब से बाहर भी गिरने लगेंगे, है ना, इतनी तेजी से ऊपर आएंगे। तो समझ जाना कि वो गैस CO2 है। तो यहाँ से एक आइडिया लगता है कि जो गैस है, गैस में भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये नेचर होता है। अब लेकिन कंफर्म कैसे करें कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उस गैस को हम लोग फिर पास कराते हैं किसमें, लाइम वाटर के सॉल्यूशन में। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, या बार्ट्रा वाटर में भी आप पास करा सकते हो। लाइम वाटर ले लिए या बार्ट्रा वाटर। बार्ट्रा वाटर आपका होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों में किसी पास करा दिए, और जैसे ही आप पास कराएंगे तो लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की। लाइम वाटर या बैटरा वाटर कोई भी लो, दोनों का कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, जैसे CO2 जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, या कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करेगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का PPT दे देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का PPT क्या होता है, व्हाइट होता है, मिल्की होता है भाई, व्हाइट ही बोलते हैं उसको, लेकिन काफी ज्यादा व्हाइट होता है, इसलिए मिल्क की तरह कलर दिखता है, मिल्की बोलते हैं उसको। या बेरियम कार्बोनेट का भी मिल्की टाइप का PPT होता है। ठीक है, तो मिल्की कलर अपीयर होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। ठीक है ना, बोलो भाई। सर। यस अगर उसमें आप उसके मिल्की कलर वाले सॉल्यूशन में CO2 लंबे समय तक पास कराएंगे, जैसे आप 2-3 मिनट तक लगातार CO2 पास ही कराते गए, पास ही कराते गए, तो आप देखोगे कि मिल्की कलर डिसअपियर भी हो जाएगा। ठीक है, मिल्की कलर विल डिसअपियर। ठीक है, मिल्की कलर डिसअपियर भी होने लगेगा प्रोलॉन्ग पासिंग करने पे, है ना। थोड़ी बहुत पास करने पे नहीं होगा, लेकिन 2-3-4-5 मिनट तक आप लगातार अगर एक्सेस में पास कर देंगे CO2, तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, देखो पहले CO2 को पास कराया अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो उसका PPT बना कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब एक्सेस में CO2 पास कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्दर रिएक्ट करके बाई कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होने लगती है।
जो कार्बोनेट आयन होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं? बाई कार्बोनेट आयन। अगर CO2 एक्सेस में है, अगर CO2 किसमें एक्सेस में है। बोला ये जाता है कि ये जो आयन होते हैं दोनों, कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये किसमें रहते हैं? इक्विलिब्रियम में। कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर आप CO2 एक्सेस में डाल देंगे तो वो होगा क्या? CO2 कार्बोनेट से रिएक्ट कर करके बाइकार्बोनेट बनाने लगेंगे, और एक्सेस में वो एक फॉरवर्ड, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ली चैटले प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर भागता है? और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। हाँ, तो जैसे CO2 मिलाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड भागेगा, और इसकी वजह से एक समय आएगा कि बाई कार्बोनेट आयन 50% से ज्यादा बनने लगेंगे, इक्विलिब्रियम पे डोमिनेंट हो जाएंगे। और बाई कार्बोनेट आयन का कलर नहीं होता है, मतलब ये कलरलेस होते हैं। इनकी खास बात है कलरलेस होते हैं। दूसरी बात ये वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। बाई कार्बोनेट आयन वाटर सॉल्युबल होते हैं। कार्बोनेट आयन जो होते हैं वो मिल्की होते हैं कलर में, और वाटर में ये पार्शियली टाइप के सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसीलिए इनकी टर्बिडिटी आती है, इनका PPT नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि थोड़े से सॉल्युबल है, थोड़े से इनसॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोनेट आयन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एक्सिस में डोमिनेंट होने लगेगा तो धीरे धीरे उनका मिल्की कलर गायब होने लगेगा, क्योंकि कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, उनके आयन का नंबर कम होने लगेगा, उल्टा बाइकोनेट का बढ़ने लगेगा। तो एक समय के बाद प्रोलॉन्ग पासेस करते 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 इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाते जाते जैसे ही 90% से ज्यादा हो जाएंगे ये, तो पूरा सॉल्यूशन कलरलेस दिखने लगेगा आपको, ठीक है। बोलो भाई। तो सल्फर ये डाइऑक्साइड, इसका हाँ हाँ, क्या करो? सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, तो उन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी सल्फाइड आयन के टेस्ट में हम लोग अभी डिस्टिंग्विश करेंगे इस बात को कि कार्बोनेट CO2 और SO2 के, देखो आगे मैंने मिल जाएगा टॉपिक आपको। कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ SO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, क्योंकि CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की करते हैं, ठीक है। तो अभी वो पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा ये टॉपिक, ठीक है। क्लियर? अच्छा, कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट आयन का टेस्ट सेम ही होता है, ठीक है। जो कार्बोनेट आयन का टेस्ट होता है वही बाई कार्बोनेट आयन का भी टेस्ट होता है, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आई बात? यस। अब अगर कभी पूछा जाए कि मान लो कि जो टेस्ट कार्बोनेट आयन का है वही बाई कार्बोनेट आयन का है, तो इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना, कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट आयन को। तो उसके लिए टेस्ट होता है HgCl2 टेस्ट, मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो एक सॉल्ट का एनायन कार्बोनेट आयन और एक सॉल्ट का एनायन बाई कार्बोनेट आयन, आपको पता लगाना है कि कौन सा कार्बोनेट है कौन सा बाई कार्बोनेट है, क्योंकि वो लाइम वाटर वाला टेस्ट दोनों के लिए पॉजिटिव आएगा। तो आप उसकी रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ करा दीजिए। मर्क्यूरी क्लोराइड में जो मर्क्यूरिक आयन है रिएक्ट वही करेगा मेनली, और वो कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक इस तरह का टिपिकल ऑक्साइड बनाता है वो। इसको बेसिक मरकरी कार्बोनेट बोलते हैं, है ना। फॉर्मूला है HgO.HgCO3, बेसिक मरकरी कार्बोनेट, है ना। और इसका कलर, इसका जो PPT बनता है वो रेडिश ब्राउन कलर का PPT बनता हुआ दिखाई देगा। अगर उसमें कार्बोनेट आयन है तब तो ये बनेगा बेसिक मरकरी कार्बोनेट, लेकिन अगर वो बाई कार्बोनेट आयन है उसमें तो वो मर्क्यूरिक आयन से साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। PPT बनना तो दूर की बात है, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होती। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट भी है, कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट आयन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। बोलो भाई। यस।
तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें क्या है, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, नहीं सल्फाइड है, सॉरी, दूसरा आयन कौन सा है, सल्फाइड आयन, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का फॉर्मूला होता है SO3 2-। ठीक है, अब आपको जैसे कोई सॉल्ट दिया है उसमें अगर सल्फाइड आयन है तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो पहले जो सल्फाइड आयन कंटेनिंग जो सॉल्ट है उसको हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ग्रुप ए का टेस्ट हम लोग पहले करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग डाइल्यूट एसिड ही ऐड करेंगे, तो सल्फाइड आयन के सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे, और अगर बेटा उसमें सही में सल्फाइड आयन होगा तो वो एक सफोकेटिंग ऑर्डर या बर्निंग सल्फर ऑर्डर वाली कोई गैस रिलीज करेगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लैंग्वेज लिख के दी जाएगी आपको, तो ये जो सफोकेटिंग या बर्निंग सल्फर वाली जो गैस होती है वो कोई और नहीं, वो सल्फर डाई ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो अगर सल्फाइड आयन कंटेनिंग कोई सॉल्ट है और डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे तो SO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब SO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सफोकेटिंग स्मेल तो थोड़ी बहुत हैलोजन की भी होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा, करते हैं जो SO2 गैस है उसको पास कराते हैं लाइम वाटर में। ठीक है, अच्छा, SO2 का और CO2 का ये वाला टेस्ट सिमिलर ही है, एक अगर आप ध्यान से देखें तो SO2 को लाइम वाटर में पहले पास कराएंगे तो पहले तो लाइम वाटर मिल्की होता नजर आएगा। यहाँ पे जो मिल्की कलर आ रहा है वो कैल्शियम सल्फाइड के PPT की वजह से आता है, और SO2 एक्सेस में पास कराने पे वो फिर क्या बनाएगा, कैल्शियम बाईसल्फाइड, और कैल्शियम बाईसल्फाइड कलरलेस होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब उसका मिल्की कलर धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट भी वैसा ही देखने को आपको मिलेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का था। ठीक है ना। तो फिर आता है क्वेश्चन, जैसे अभी पूछा था प्रज्वल ने, पूछा था किसी बच्चे ने पूछा था कि CO2 SO2 में कैसे फिर डिस्टिंग्विश करेंगे, कि वो कैसे पता चलेगा कि CO2 ही है वो या SO2 ही है। तो उसके लिए फिर एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट इसका किया जाता है ना। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि अगर SO2 गैस है तो उसको हम लोग पास कर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में पास करते हैं। और ये तो तुम लोग इसको देख के पहचान ही गए होगे भैया, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर SO2 है तो SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 4, और K2 से R2 7 उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। सल्फर की हाईएस्ट, सल्फर की मोस्ट स्टेबल वैसे भी अगर देखा जाए तो 6 होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सल्फर ऑक्सीडाइज होके 4 से किस में जाएगा, 6 में, तो इस SO2 सल्फेट आयन में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये अपने एसिडिक मीडियम में क्रोमियम आयन दे देगा Cr3+, तो ये बना देगा आपका क्रोमिक सल्फेट। और क्रोमिक सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन। क्रोमिक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर वो कैसा होता है, ग्रीन होता है ना। इसका कोई PPT नहीं बनेगा क्योंकि ये जो क्रोमिक सल्फेट है ना ये सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसमें पूरा सॉल्यूशन ही ग्रीन हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो भाई। यस लेकिन अगर आप CO2 गैस को पास कराएंगे एसिडिक K2Cr2 7 में, तो CO2 में कार्बन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में बैठा हुआ है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन पहले ही से अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना, यहाँ तक कि रिएक्शन भी नहीं होगी, है ना, बोलो भाई। यस है ना, तो बस यही इसका सबसे मेन कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, मतलब कि इससे हम लोग डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे हैं, इस टेस्ट के बेसिस पे हम लोग CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, कुछ डायरेक्ट टेस्ट और होते हैं सल्फाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट के, ठीक है, ये डायरेक्ट टेस्ट भी पता होनी चाहिए, जैसे सल्फाइड आयन कंटेनिंग सॉल्ट है। और अच्छा, ये डायरेक्ट टेस्ट का क्या मतलब है डायरेक्ट टेस्ट का, ये भी समझ लीजिए। डायरेक्ट टेस्ट जो होते हैं उसमें ग्रुप रीजन की बिना हेल्प के वो टेस्ट कराए जाते हैं, ग्रुप रीजन की बिना मदद लिए हुए, ठीक है, ठीक है। तो बिना ग्रुप रीजन की हेल्प से किसी डायरेक्ट मतलब कि सॉल्यूशन से अगर टेस्ट करा रहे हैं तो उनको डायरेक्ट टेस्ट बोलते हैं। अब जैसे सल्फाइड कंटेनिंग कोई सॉल्ट है, सल्फाइड, और उसका रिएक्शन आपने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दिया, तो जिंक जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये जो दोनों का कॉम्बो होता है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिंक को जब एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और वो हाइड्रोजन जो होती है वो सॉल्यूशन के अंदर नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलती है, और नेसेंट हाइड्रोजन बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आप जैसे ही सल्फाइड कंटेनिंग सॉल्ट को जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप कराएंगे तो वो नेसेंट हाइड्रोजन जो होगी वो उसको रिड्यूस कर देंगे। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत पावरफुल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इसको +4 से सीधे ले जाएंगे -2 पे, सल्फर को उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे ले जाएंगे। इतने पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गैस क्या बनने लगेगी, H2S। H2S गैस जैसी बनेगी तो आपको रॉटन एक स्मेलिंग गैस, रॉटन एक टाइप की स्मेल वाली गैस आपको बनती हुई दिखाई देगी। आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई H2S बन रही है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो, डाइल्यूट एसिड की जगह कंसंट्रेट। देखो बेटा डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेट अगर आप लोगे तो उसका कोई फायदा यहाँ होगा नहीं। एक नुकसान और हो सकता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता उसके अंदर, और अगर आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। अच्छा, जिंक को तो वो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं, जिंक को यहाँ तो यार कर ही सकता है, देखा जाए तो जिंक 0 में बैठा है ना, हाँ। तो ये एक तो समस्या ये ना, वो जिंक सल्फेट ही बना देगा, क्योंकि वो जिंक को ही ऑक्सीडाइज कर देगा, जिंक को जिंक 2+ में ले जाएगा, और सल्फेट आयन के साथ, सल्फेट आयन उसके साथ अटैच्ड होके जिंक सल्फेट बना देगा, है ना। तो जिंक के साथ फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया जाता है इसलिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर एक्सेस में ले लिया तो फिर वो सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, इसलिए वहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट, ठीक है। अब इसमें बेरियम आयन या स्ट्रोंसियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट के साथ अगर रिएक्शन करा दें किसी सल्फाइड आयन के सॉल्ट की, तो बेरियम सल्फाइड या फिर स्ट्रोंसियम सल्फाइड बनेगा, और उसका आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा। बेरियम सल्फाइड और स्ट्रोंसियम सल्फाइड दोनों ही व्हाइट पीपीटी होते हैं, काफी थिक व्हाइट पीपीटी इसका बनता है। और अगर लेड आयन कंटेनिंग सॉल्ट अगर कोई मिला दे, जैसे लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड वगैरह, तो लेड आयन सल्फाइड आयन के साथ कंबाइन होके ये भी अपने सल्फाइड ही बनाएंगे। और इनका जो सल्फाइड बनता है कलर, उसका कलर तो व्हाइट होता है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन व्हाइट होते हैं। क्रिस्टलाइन व्हाइट मतलब समझ रहे हो, मतलब इसमें क्या होता है कि पीपीटी जो बनता है वो क्रिस्टल, छोटे 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 क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, प्रेसिपिटेट क्रिस्टल के फॉर्म में अपीयर होता है। मतलब प्रेसिपिटेट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखने लगेंगे, उनका पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होगा कि आपको विजिबल होंगे उनके पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनता है लेड सल्फाइड, ठीक है। बोलो भाई, जैसे Yes, एक sir. ये क्वेश्चन आपको करना है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ए गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, द गैस वुड बी, ठीक है। तो एक गैस ऐसी है जो लाइम वाटर को मिल्की भी कर रही है और SO2 एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ग्रीन भी कर रही है, हाँ?
तो वो गैस हो जाएगी आपकी SO2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर CO2 होगी तो फिर वो K2Cr2 के कलर को ग्रीन नहीं करेगी, है ना। तो CO2 आंसर यहाँ लगाना गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आंसर हटा देता हूँ, है ना। ये मैं PDF मॉडिफाई करके आप लोगों को भेज दूंगा अगली क्लास से। आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, तो आप उसी में अपना करते जाइएगा, आंसर लगाते जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, कह रहा है नंबर ऑफ आयंस विच आर आइडेंटिफाइड बाय डाइल्यूट HCl फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कौन से ऐसे आयन है जो डाइल्यूट HCl से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl ग्रुप A का ग्रुप रीजेंट है, तो इसमें जितने भी एनायन ग्रुप A को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है, वो सभी डाइल्यूट HCl से क्या हो जाएंगे, आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। आंसर दिया हुआ है 6, लेकिन 6 कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को बताना है। सल्फाइड को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप वाले जो हमने पढ़े हैं वो सभी सल्फाइड को NO3 छोड़ें, माइनस और SO4 2 माइनस और सर बाइकार्बोनेट। रेसिटेट है अच्छा और बाई ठीक है। एक तो ये हम लोग को हटाना पड़ेगा, सल्फेट Yes, आयन sir. तो ना ग्रुप A में आता है ना ग्रुप B में। कार्बोनेट हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। अच्छा, बाई कार्बोनेट किस में आएगा? बाई कार्बोनेट तो हमारे लिस्ट में था ही नहीं। सर वो कार्बोनेट वाले उसका कार्बोनेट और उसका सेम ही होता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग, कार्बोनेट आयन और बाई कार्बोनेट ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, क्योंकि ये आयन एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और ऐसे ही सल्फाइड आयन और बाई सल्फाइड आयन ये भी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जहां कार्बोनेट आयन होंगे वहां इक्विलिब्रियम में बाई कार्बोनेट जरूर होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये दोनों बाई कार्बोनेट और बाई सल्फाइड ग्रुप ए के ही माने जाते हैं, है ना। तो पहला तो हटा दिया, दूसरा ले लिया, सल्फाइड भी बाई कार्बोनेट भी ग्रुप ए का ही होगा। थायोसल्फेट Yes, ग्रुप sir. ए का है कि बी का है? यस सर एक है ना। नाइट्राइट ग्रुप ए का है, लेकिन नाइट्रेट को हटाना पड़ेगा, ये ग्रुप बी का है। एसिटेट है एसीटेट ग्रुप ए का है। क्लोराइड भी नहीं। नहीं है ना। फॉस्फेट तो किसी का नहीं था ना ग्रुप ए का ना ग्रुप बी का। तो इसमें ये 6 हो जाएंगे, देख लो 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 एनायन है ये डाइल्यूट HCl के साथ डाइल्यूट HCl के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट HCl ग्रुप ए का ग्रुप रीजेंट है, ठीक है। चलो फिर यहाँ से फिर अगली क्लास से कराएंगे टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन से, ठीक है। तब तक आप लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की सीट लगा के बेटा रखो, क्योंकि उसको भी करना ही है हम लोग को, ठीक है ना। सर इसकी अब नोट्स थोड़ा आप सा भेज दीजिएगा। हाँ, इसके नोट्स थोड़ा मुझे मॉडिफाई करके भेजने पड़ेंगे, तो सर क्लास ग्रुप नाइट में तक भेज भेज पाऊंगा। दीजिएगा सर, मतलब उसके साथ साथ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लगा के रखो, उसमें लापरवाही अब नहीं करनी है, अब तो फुल स्पीड के साथ तैयारी करनी है सभी को, ठीक है, यस सर। यस है ना। Yes. मतलब कब कल करेंगे? एग्जाम के 2 दिन पहले, 2 महीने पहले बिल्कुल जाग जाओ, तो भी पुराने सारे पाप कट जाते हैं, है ना। कि अगर मान लो कुछ अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अब अभी भी जाग जाओगे आप लोग, 2 महीने भी जम के कर लो तैयारी, तो भी मेंस का पेपर फोड़ दोगे, अभी भी इतना टाइम है, ठीक है। तो जुट के काम करो भाई सब लोग। चलो फिर ठीक है। थैंक यू सर। सर आप कल करेंगे डिस्कशन? डिस्कशन अभी तुम लोग लगा लो, भी कल तक हमें लग नहीं रहा है कि सब लोग लगा पाओगे। कुछ बच्चों ने सीट लगानी शुरू ही नहीं करी है। चलो ले लो टाइम,
इस वीक के लास्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में कर देंगे, ठीक है? लगा लो तुम लोग पहले, है ना? अभी अभी तुम लोग प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, पता नहीं फ्री हो जाओगे तभी लगा पाओगे पूरे से। ठीक है, चलो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है?